हाय दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और एज यूजुअल जैसे हम टॉपर्स टॉक करते हैं, यहाँ पर आज हम लोगों से जुड़े हुए हैं अभिषेक पाटीदार, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 9 सिक्योर किया है आईसीआर जीआरएफ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में इन 2021। तो जो भी इस चैनल से जुड़े हुए लड़के हैं जो एग्रोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफी खास होने वाला है और अच्छी तरह से ये बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। तो अभिषेक पाटीदार जी, पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन एंड मोस्ट वेलकम एट थैंक दिस यू माय सर। चैनल। तो अपनी थैंक जो यू है सर। एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक पाटीदार। आई सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 9th इन जेआरएफ एग्रोनॉमी एग्जामिनेशन। मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर से। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलूंगा, जिन्होंने मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, अपॉर्चुनिटी दी, ताकि मैं अपने आने वाले जूनियर्स हैं उनको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। क्योंकि बहुत मेरे भी जूनियर्स हैं मेरे कॉलेज के, उनको भी बहुत डाउट रहता है इस चीज में कि हमें खुद जब हम थर्ड ईयर में थे हमें गाइडेंस नहीं मिला था। इवन मेरे खुद कॉलेज से मैं पहला बंदा हूँ, मतलब कि जो जेआरएफ में निकला हूँ। अभी तक वहां से मेरे इकोनॉमी सब्जेक्ट में कोई निकला ही नहीं है, तो हमने पता भी नहीं था हमें कि गाइडेंस कैसे मिलता है। पर सर का मैं चैनल देखता था, मैं इवन सेकंड ईयर से देख रहा हूँ। जब आप सर ने नेमराज की टेस्ट सीरीज नेमराज सीरीज चालू की थी जब से, उसके बाद मैं टॉपर्स के वीडियो भी देखता गया। तो उससे मुझे बहुत गाइडेंस मिला उससे मुझे, कि अपने को मतलब ये वाली बुक उठानी है, ये वाली बुक उठानी है। नहीं तो मुझे सिर्फ पहले इतना पता था कि एसआर रेड्डी और रेड्डी रेड्डी पढ़ने से जेआरएफ निकल जाता है। तो मतलब बहुत बहुत स्टार्टिंग में दिक्कत आई। तो सबसे पहले बात करें एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि इस बार 2 साल से एनटीए सबसे मेनली ऑब्जेक्टिव नहीं उठा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव बुक्स लगा के कवर कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ट्रीटाइज ऐसे एग्रोनॉमी में ट्रीटाइज पढ़ लोगे, वन लाइनर पढ़ लोगे तो हो जाएगा। अब आपको मतलब मेनली डीप में ही चलना है। हमने पिछले साल ही पेपर देख लिया था। और इवन एक चीज और है कि आप सबसे पहले एग्जाम थर्ड ईयर में देना चाहिए अपने को। डायरेक्ट फोर्थ ईयर में ना बैठे, थर्ड ईयर में, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अपना वहाँ का प्रेशर हैंडल कैसे करना है। इवन इस बार मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझसे अच्छा पढ़ाई करके कम नंबर ला पाए हैं, क्योंकि उनके से प्रेशर हैंडल नहीं हो पाया। तो सबसे मेन रीजन ये है, प्रेशर हैंडल भी होना चाहिए। तो इसलिए अपने को एक बार एग्जाम, इवन मेरे खुद के और बहुत बच्चे अभी बहुत जूनियर का ये भी डाउट है कि सर मुझे मेरे तो 175 नंबर ही आए, मेरे 200 नंबर ही आए, सर अगले साल मेरा क्या होगा। ऐसा पेपर रहा। तो इवन मुझे खुद को 212 नंबर आए थे जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस देना देना चाहिए, कि ताकि अपने को लगे कि हाँ अपन आगे क्या दिक्कत कोई फेस नहीं कर पाए। फिर सबसे पहले मैं एक यूनिट वाइज चलूंगा। इकोनॉमी एक सबसे सबसे ब्रॉड सब्जेक्ट है, सभी मेजर सब्जेक्ट में से इकोनॉमी है, जिसकी सबसे ज्यादा यूनिट्स है, 9 यूनिट्स है। और भीड़ भी इसी में सबसे ज्यादा, कंपटीशन भी सबसे ज्यादा इसी में होता है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करो तो बिल्कुल ऐसा सोच के करना है। अगर सेकंड ईयर से ही कर लेना चाहिए कि हमें ये वाला सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आपने एक बार सब्जेक्ट ले लिया तो एमएससी उसी से करना है आपको। और भविष्य में आप अगर पीएचडी करोगे या और आगे जो करना है यार, कुछ भी करोगे तो आपको करना है इसी सब्जेक्ट से। सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने एग्रोनॉमी लिया है, देख के लेना। बहुत लोग क्या करते हैं, एग्रोनॉमी सिंपल समझते हैं, मेनली एग्रोनॉमी को एग्रीकल्चर ही समझ लेते हैं। तो उससे आप सब्जेक्ट ले लेते हैं और तैयारी करने लग जाते हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं है। एग्रोनॉमी अपना अलग सब्जेक्ट है, उसका अलग नॉलेज है, पूरा अलग नॉलेज है। तो वो ऐसा नहीं समझना कि ये बहुत सिंपल है अपना हो जाएगा। तो एग्रोनॉमी में टोटल 9 यूनिट। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक एग्रीकल्चर है, जिसमें मैं उसके लिए कोई बुक एक्स्ट्रा नहीं, नेमरा सुंडा उतना ही काफी है। अरुण काते और नेमरा सुंडा जो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। जनरल एग्रीकल्चर के लिए। सेकंड, जनरल एग्रीकल्चर जो उसमें मेनली जनरल ही है, जिसमें ब्रीडिंग वगैरह भी आता है, फिजियोलॉजी भी आता है। थोड़ा सा पिछले साल थोड़ा सा डीप में आ गया था फिजियोलॉजी, मतलब थोड़ा सा हायर आ गया था, पर इस साल नॉर्मली आया, उतना ही आया है। तो नेमराज और अरुण कात्यन इतना सफिशियंट है। दोनों तीनों बुक सफिशियंट है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों। सेकंड में एग्रोमेट्रोलॉजी वाला सेक्शन है। तो एग्रोमेट्रोलॉजी के लिए अगर आप अपने आपके पास एसआर रेड्डी भी है, रेड्डी रेड्डी, और एक एग्रोनॉमी फैक्ट रामस्वरूप मीना जी की है, ये 3 बुक है। तो आप ये 3 बुक से भी कर सकते हैं। मतलब एग्रोमेट्रोलॉजी के लिए आपको कोई से अलग से बुक्स प्रिफर नहीं करनी है। अब सेकंड जो है एग्रोमेट्रोलॉजी के बाद जो आता है, वो है क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेस्ट बुक 2 है जो आईसीआर रिकमेंडेशन करता है, या आईसीआर से पब्लिश हुई है। वो है राजेंद्र प्रसाद की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, फील्ड क्रॉस वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2।
इसमें इसमें भी क्रॉप्स बहुत दे रखी है, तो आपको इसमें सिर्फ मेरे हिसाब से, मेरे गाइडेंस के हिसाब से मैंने इसको 2 बार पढ़ा था बस, क्योंकि इसका पूरा का पूरा समरी एग्रोनॉमी फैक्ट में दिया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो इसको आप 2 बार अंडरस्टैंडिंग के रूप में पढ़ सकते हो। बाकी एग्रोनॉमी फैक्ट है जिसका पूरा समरी, पूरा राजेंद्र प्रसाद का समरी उसमें दिया है, आप उसको फोकस करो, क्योंकि मेनली बुक मेरे हिसाब से वही बेस्ट बुक है। अगर अपने को शॉर्ट टाइम के लिए, अगर आप लास्ट टाइम के 2 महीने बचेगा, रिवीजन रहेगा, इतना बड़ा सिलेबस है, 9 यूनिट पढ़ना है, तो आप थोड़ी ना राजेंद्र प्रसाद उठा के पढ़ने बैठोगे। सबसे पहला बेस्ट बेस्ट चीज है। और अभी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। मैंने भी नोट्स बनाए थे, होता है। बाकी अगर आप चाहो तो अभी मेरे हिसाब से तो बुक्स इतनी अवेलेबल हो गई है कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सब सभी के मतलब रेड्डी एंड रेड्डी का भी एक शॉर्ट नोट आ गया कॉम्प्रिहेंसिव एग्रोनॉमी नाम से। सुभाष राज नाम है राइटर का, उन्होंने पब्लिश की है, उन्होंने लिखा है इसको। तो वो बुक भी आ गई, तो हर चीज का इसमें आ गया। एग्रोनॉमी इन ब्रीफ है जो एस आर रेड्डी और रेड्डी का कंपाइलेशन है। तो ज्यादा बुकें पढ़ने का इतना वो नहीं है कि लोग बताते हैं कि हमें ये वाली बुक भी पढ़ना है, हमें ये वाली बुक भी पढ़ना है, तो ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड उसमें सेक्शन है प्लांट फर्टिलिटी, प्लांट न्यूट्रिएंट एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है सॉइल सॉइल ट्रीटाइज, जो एटेला सत्यनारायण की बुक है। बहुत लोग डीके दास से प्रेफर करते हैं, पर मैंने जो पढ़ा था, डीके दास थोड़ी थ्योरेटिकल हो जाती है, वो सॉइल साइंस वालों के लिए ठीक रहेगा। मैंने जो पढ़ा था वो सॉइल साइंस का ट्रीटाइज, सॉइल साइंस ट्रीटाइज पढ़ा था, जो एटेला सत्यनारायण नारायण की बुक है। तो वो बुक बेस्ट है, उसके अलावा आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं सॉइल साइंस के लिए। और उसी में आपका प्लांट फर्टिलिटी प्लस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड सोइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। फोर्थ यूनिट है इरिगेशन वाली, इरिगेशन। फोर्थ यूनिट है इरिगेशन। अब जो इरिगेशन है उसमें आपको कुछ अलग से पढ़ना नहीं है। आपके पास एस आर रेड्डी काफी है, आपके पास रेड्डी एंड रेड्डी काफी है, और आपके पास एग्रोनॉमी फैक्ट भी काफी है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं इरिगेशन एग्रोनॉमी जो एस आर रेड्डी ने लिखी है, पर मेरे हिसाब से आपको ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास समय भी नहीं है, तो आप इन्हीं तीनों को फोकस करें, इन्हीं में से इरिगेशन मेनली। तो मैं बात कर रहा था वीट साइंस की। अब वीट साइंस अपना ही अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि एग्रोनॉमी में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट, टफेस्ट पोर्शन माना जाता है वीट साइंस, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझने में सभी को दिक्कत, हमें भी आई थी। तो इसी के लिए आप अगर टीके दास प्रेफर करें तो बहुत अच्छी बात है। एक ओपी गुप्ता बुक भी आती है वीट साइंस की, वो अगर उसकी भी करोगे तो भी उतना हो जाएगा। बाकी तो सब कुछ आपको फैक्ट में मिल जाएगा। आपको इकोनॉमिक फैक्ट जो राम स्वरूप मीना जी की है, आपको उसमें मिल जाएगा, या फिर आपको एस आर रेड्डी में मिल जाएगा और रेड्डी रेड्डी में मिल जाएगा। बट मेरे हिसाब से आप टीके दास को प्रीफर करो, या ओपी गुप्ता भी कर सकते हो, दोनों बेस्ट है। मैंने ओपी गुप्ता को प्रीफर किया था, आप टीके दास दोनों में से कोई भी एक चूज करके उससे पढ़ सकते हो। और उसमें सबसे ज्यादा वीट साइंस में ही आपको फोकस करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं ज्यादातर के सिलेक्टिविटी और हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी, रेजिस्टेंसी एंड क्लासिफिकेशन में से इसके बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अभी तो स्टेटमेंट वाला और एसेसमेंट रीजनिंग वाला आ गया, तो इसमें आप पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इस पे आप सबसे मेजर फोकस रखना। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है प्रॉब्लमेटिक सोइल की, जो कि आपका कवर हो जाएगा सोइल ट्रीटाइज से ही, उसको आपको कहीं से अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यूनिट आती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि बुक्स में मिलती नहीं है। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड प्रिसीजन फार्मिंग वगैरह जो है, ये आपको नेट से निकाल के नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने भी ऐसे ही किया था। आपको नेट से या गूगल से या आपकी बुक्स से कहीं से भी रिमोट सेंसिंग व प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग सिस्टम, इनका मेजर मेजर टॉपिक्स का आपको नोट्स खुद प्रिपेयर करके इससे पढ़ना पड़ेगा। अब ये 9 यूनिट हो गई है, इसको पढ़ना कैसा है? मेनली ये बोलते हैं कि हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल है, हम पढ़े कैसे, हमको पढ़ना कैसे है? तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप अगर पढ़ रहे हो तो आपका टाइम टेबल शेड्यूल होना चाहिए। मेनली क्योंकि टाइम टेबल होता है तो अपन अपना जो हार्ट्स में अगर अपन वेस्ट करते हैं, तो वो टाइम टेबल अपने को बता देता है कि 8 से 9 मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं अब मेरा टाइम चला गया, मुझे इधर 9 से 10 और पढ़ना पड़ेगा। सेकंड चीज ये है कि आप अगर ऑब्जेक्टिव बुक्स खरीद रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव ठीक है, पर अगर आप जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज दोगे, और टेस्ट सीरीज में वो वाली नहीं जो ऑब्जेक्टिव बुक्स में आती है, आप अगर टेस्ट सीरीज देना है ऑब्जेक्टिव वाली, तो बुक से भी दे सकते हो आप। टेस्ट सीरीज वो लेना जिसमें आपको स्टेटमेंट वाले और एसेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन मिले। बहुत बहुत टेस्ट सीरीज तो कोई भी अच्छा दे सकता है, टेस्ट सीरीज लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट सीरीज का पेपर मत देखो, आप अपना टाइम मैनेजमेंट देखो, क्योंकि वहां पे सिर्फ टाइम ही मैनेज करना है। क्योंकि हमें भी एग्रोनॉमी में कम से कम 45 से 50 या 60 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब आधे क्वेश्चन ऐसे थे जो एसेशन रीजनिंग के थे,
12 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल। तो आपका एक एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन करने में आपको, अगर अच्छे भी पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने में और सोल्व करने में आपको 3 मिनट लगता है, तो आपके 60 या 180 मिनट तो यही हो गए, तो आपका पेपर ही खत्म हो गया। इतना का तो आपका रहता ही नहीं है। तो मेनली आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, छोड़ दो, कोई नहीं। न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल अब ऐसे आते हैं कि आपको घुमा फिरा के नहीं देते। एक सिंगल डिजिट भी आ गई, इस साल भी सिंगल डिजिट आ रही थी, न्यूमेरिकल का आंसर आ रहा था। तो न्यूमेरिकल से डरे नहीं, उसको सोल्व करने की कोशिश करें। बहुत लोग क्या है सर, न्यूमेरिकल से डर जाते हैं, तो उसको देख के छोड़ दे, आता हुआ भी छोड़ देते कि नहीं ये टाइम लेंदी होगा, टाइम टेकिंग के चक्कर अपन में। आगे बढ़ाओ, आगे दूसरा देखेंगे। हाँ, टाइम टेक के चक्कर में छोड़ देते हैं। पर इस साल बहुत लोगों ने छोड़ा है, पर इस साल न्यूमेरिकल ऐसे आए थे कि आप अगर एक यूनिट, एक फॉर्मूला लगाओ, वो फॉर्मूला आके पहली यूनिट भी आ गई ना उसकी, तो आपका आंसर आ गया। मतलब इतना इतना डिफरेंस था चारों ऑप्शन में, 4 5 6 7 ऐसे करके ऑप्शन था। तो बहुत अंतर था। तो आप उससे भी फटाफट अपना एक क्वेश्चन करके आप 4 नंबर ला सकते हो, अगर दूसरा क्वेश्चन में आप गलत कर रहे हो तो। नेक्स्ट, पढ़ना, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो वो कोई मतलब ही नहीं रहेगा आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं तो पढ़ा है। अभिषेक, मिनिमम। यस अ, सर। ये जैसे कितनी आवर्स की स्टडी स्पेशली देते थे तुम इसके लिए, जीआरएफ इकोनॉमी सर के लिए? मैं स्टार्टिंग मैं सर सेकंड ईयर में पढ़ा था। थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था मैंने कोरोना से पहले, जब मार्च या फरवरी जनवरी में, तब मैंने स्टार्ट किया था, पढ़ना चालू किया था, लास्ट सेम था हम्म। मेरा। तब तो मैं सर मेनली एसआर रेड्डी और रेड्डी रेड्डी पे फोकस करता था। मैं 4 या 5 घंटे जब दे पाता था, कॉलेज का टाइम भी रहता था उस टाइम पे। फिर कोरोना हो गया, हम्म। लॉकडाउन लग गया, तो 7.5 या 8 महीने घर पे रहे थे, तो तब तो पढ़ाई हो नहीं पाई थी। फिर नेक्स्ट ईयर में मैं सितंबर या अक्टूबर में वापस पढ़ने चला गया था। तब मैं सर कम से कम 15 घंटे पढ़ता था उस टाइम पे मैं, अच्छा अच्छा। निकाल के। लास्ट के जब 4 महीने बचे थे, लास्ट के 4 महीने में मैं 18 घंटे भी कर लिए थे, मतलब मैंने अच्छा अच्छा। इतना, मतलब सिलेबस अपना इतना बड़ा है इकोनॉमी का, तो आपको ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। इतने। क्योंकि अगर अपने को फील्ड क्रॉप उठाना है, फील्ड क्रॉप पढ़ना है, तो अगर राइस का एग्जांपल ले, तो राइस का अगलो तक का 70 पेज उसमें है, फील्ड क्रॉप का जो वॉल्यूम 1 है, तो आपको पढ़ना उतना है। तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पहली बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, याद नहीं होता है। और वो अभी तो तो है। पेपर ऐसा आने लग गए हैं कि कॉन्सेप्चुअल जितना आपका अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग पार्ट आपका जितना अच्छा रहेगा, उतना आप बेसिक क्वेश्चंस भी जो होगे ना वो बना पाओगे। तो कितना वो क्वेश्चन प्रॉब्लम अटेम्प्ट किया बहुत ने था? फेस की है। सर मैंने किया था 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से सर 86 क्वेश्चन सही थे, और 24 क्वेश्चन गलत हुए थे। ओके। वो भी सर कुछ मतलब हो गए थे ऐसे कुछ, थोड़ा सा हेजिटेशन में हो जाता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हुए थे जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम मैनेज भी करना है, क्वेश्चन भी लगाने हैं, न्यूमेरिकल भी करना है, तो इसलिए वो एक दो क्वेश्चन हो गए थे, सबसे और होता है वो तो। टोटल मार्क्स कितना सिक्योर जी किया था? सर, मेरा था 329 सर। 329? क्योंकि बहुत से लड़के पूछते हैं थ्री ना कि थ्री ट्वेंटी उनको नाइन आइडिया चाहिए होता है कि जी जी सर। क्या मार्क्स रहे हैं, तो ये भी उनके लिए बहुत एक हेल्प करेगा। जी जी, यस सर, यस। यस नहीं हम्म। सर, इस साल से अब क्या हो, 2 साल से कट ऑफ बहुत ही कम जा रहा है। 2 साल हम्म। से मतलब एनटीए ने ऐसा पेपर बनाने लग गया कि उसका कट ऑफ 400 के पार मतलब कोई टॉपर भी होगा ना, वो 400 के पार मतलब रह के जा रहा है इकोनॉमी में। मुश्किल बड़ी होता है मुश्किल ना, से, दो जब साल से जैसे तो कोई टफ गया ही होगा, नहीं 400 में। वैसे ही वो तो मार्क्स जाएंगे ही नहीं जी भाई। जी सर। हम्म। वही वही सर। और सर एक एक चीज और रह गई थी न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल पार्ट के लिए, कि जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट इसमें, उसके लिए आप अमित भटनागर सर है, उनकी बुक है मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर नाम से, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मतलब वो ये भी नहीं देखते, वो सिर्फ यूनिट और डिजिट चेंज कर देते हैं, उसके अलावा उसमें ना वो लाइन का हैज रहेगा, तो वो भी नहीं चेंज करेंगे। सिर्फ यूनिट चेंज करके आपको क्वेश्चंस अपलोड कर देते हैं टेस्ट सीरीज में ओके या ओके। टेस्ट पेपर में। और चीज सर, मतलब मेन तो मेरा टारगेट तो मैंने 6 महीने रिवीजन ही किया है। मैं तो इवन खुद बोलता हूँ, मतलब मैंने ये मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ मैं, कि मतलब जब लास्ट टाइम था, मतलब फरवरी या जनवरी के बाद है, उस टाइम पे मेरे को इतना भी नहीं पता था, मुझे गाइडेंस देने वाला कोई था नहीं। सीनियर लोग भी थे, तो फिर मेरा एक फ्रेंड, मतलब हमारी टेस्ट सीरीज में रैंक लगती थी, तो एक दोस्त बना था, उसने बताया था मुझे कि एस आर रेड्डी और रेड्डी रेड्डी के अलावा दूसरी बुकें भी है भाई, वो पढ़ना है। मुझे लगता था कि ये दो बुक पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाएगा, तो अच्छा उसने अच्छा। मुझे बुक की लिस्ट दी ना, तो मुझे मालूम पड़ा कि इतनी बुकें और पढ़ना है। तो मैं मार्च से सितंबर तक, या हाँ सितंबर तक, नहीं सॉरी, जुलाई तक मैं वो बुक खत्म किया हूँ। मतलब जितनी 15 या 12 बुक मैंने पढ़ी है, वो उतने के बीच में उनका 2 बार रिवीजन भी किया है और बुक भी पढ़ा हूँ। और लास्ट के 2 महीने फिर मैंने
फुल रिवीजन किया है। नोट्स तो प्रिपेयर नहीं कर पाया, मेरे पास समय नहीं था इतना। बाकी मेरे हिसाब से आजकल सभी बुक्स आ गई है, हर चीज की, हर उसकी के नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, वो पूरा फंडामेंटल लिख देते हैं, पूरा समरी डिस्क्राइब कर देते हैं। ये तो है, बस मेन है टाइम, टाइम को मैनेज करना। पेपर में वो तो जब टाइम टाइम मेन सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है। वो आप तो कुछ भी जैसे पढ़ लो आपकी कोई फायदा परफेक्शन नहीं है। होगी तैयारी में, वैसे ही आप कर पाओगे। जी सर। तो बाकी तो कुछ और स्पेशल कहना चाहते हो अपने जूनियर्स के लिए, कुछ मैसेज देना चाहते हो, या सर काफी मैं तो है ये? इतना ही बोलूंगा कि इतना ही बोलूंगा सर मैं कि अगर आप पढ़ रहे हो तो सीरियसली पढ़ो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इतना पढ़ लिया है हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एंड सेकंड चीज, आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो तो ही बेस्ट है। आप कितना ही पढ़ लो, अगर आपका टाइम और आपका हेजिटेशन आपके हाथ में नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं होना है। वहां आप गलत करके आओगे जो आपको आता होगा वो भी। यस यस यस। मेनली यही है। बाकी अगर आप फोकस से पढ़ाई करो, सिलेक्शन सबका होता है, जो पढ़ता है उसका होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता। वो तो है। जिन्होंने तो अच्छे से पढ़ाई करी है हार्ड उनका वर्क से ही होगा। परफेक्शन आएगा, तो हार्ड हाँ वर्क तो सबको करना ही करना बिल्कुल पड़ेगा। सर, बिल्कुल। हार्ड यस सर। हम्म, चलो। टेस्ट सीरीज का मेनली ध्यान रखना है, बस टेस्ट सीरीज से टाइम मैनेजमेंट होगा। टेस्ट सीरीज आप यस जितना यस। करोगे उतना फायदा रहेगा। चलो अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, और डेफिनेटली जैसे आपको बेनिफिट कुछ मिला है इस चैनल से, इस वीडियो के माध्यम जी से और सर। लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, एंड डेफिनेटली दे विल आल्सो डू द सेम थिंग व्हाट यू डिड, एंड उनको भी रैंक आपके जैसे मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट आपको भी, और जो भी व्यूअर्स हैं थैंक यू सर। उनको भी ऑल द बेस्ट। आप अच्छी से तैयारी कीजिए, और जैसे अभिषेक जी ने बताया, कोशिश कीजिए इनके आइडिया को इनकॉर्पोरेट कीजिए, और अपने भी दिमाग को चलाइए, जिससे कि आप सक्सेस हो पाए। तो वीडियो को अपने तक ही मत सीमित रखना दोस्तों, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले। और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई अभिषेक पटदार आपको इस चैनल पर दे देंगे।